Alright, yes, Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope that you all are doing well. Welcome to the part 2 of this past paper solution. We were solving May June 2024 paper 1 2 of AS level biology 9700. Let's begin with question number 21 over here. Question 21 over here says that the mRNA codons ACU, ACC, ACA, and ACG all code for the same amino acid threonine. Which anticodons would specify an amino acid other than threonine? ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो mRNA के ये थ्री कोडॉन्स हमारे पास इन्होंने हमें दिए हुए हैं, दे ऑल आर कोडिंग फॉर द सेम अमाइनो एसिड जो कि है थ्रियोनिन। अच्छा, अब इसका एंटी कोडॉन हम लोग कैसे बनाएंगे? एंटी कोडॉन हमारे पास किस में होता है? एंटी कोडॉन आर ऑन दी टी आर एन ए, राइट। और हमारे पास एंटी कोडॉन में क्या होता है? ए किससे जाके मिलता है और जी किससे जाके मिलता है? ए, यस, एडेनिन यूरेसिल से जाके मिल जाता है और गुआनिन साइटोसिन से जाके मिल जाता है, राइट। अब हम लोग इसके एंटी कोडॉन बना लेते हैं। अगर हम ए सी यू का एंटी कोडॉन बनाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यू जी ए आ जाएगा। यू जी ए आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ए सी सी का बनाए तो हमारे पास ए को क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? यू कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और सी सी को क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? हमारे पास जी। ठीक है, यू जी जी। अच्छा, अब हमारे पास यू जी ए हमारे पास है कहीं पे यहाँ पे? नहीं, यू जी ए नहीं है। यू जी जी हमारे पास है कहीं पे यहाँ पे? नो, यू जी जी इज ऑल्सो नॉट देयर। अच्छा, अब ए सी ए देख लेते हैं। ए सी ए हमारे पास यू जी यू को, यू जी यू हमारे पास एंटी कोडॉन बना रहे क्या? ए सी ए। तो यू जी यू हमारे पास एंटी कोडॉन है। इसी तरह अगर मैं ए सी जी की बात करूं तो ए सी जी का एंटी कोडॉन हमारे पास क्या होगा? यूजीसी। यूजीसी हमारे पास एंटीकोडॉन होगा किसका? एसीजी का, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट 4 में दिया हुआ है। तो हमारे पास अब बताएं कौन से ऐसे एंटीकोडॉन है विच विल नॉट स्पेसिफाई द अमाइनो एसिड थ्रियोनिन। हमारे पास कौन से बच गए? हमारे पास 1 एंड 2। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। 1 एंड 2 एंटीकोडॉन डज नॉट स्पेसिफाई द अमाइनो एसिड थ्रियोनिन। सही है। I hope that this MCQ is clear to all of you. Let's move on to question 22. 22 over here. Question 22 over here says that which bond formation does DNA polymerase catalyzes? अच्छा, अब ये जो हमारे पास एंजाइम है DNA polymerase, it it occurs in the DNA replication। ठीक है, it is used in the DNA replication। जब हमारे पास DNA replicate हो रहा होता है, so DNA polymerase comes into play। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन को एड करता है? जो हमारे पास फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये उनको कंबाइन कर देता है, ठीक है, फॉर्मिंग अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। एंड डीएनए डज दिस बाय फॉर्मिंग द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि विच बॉन्ड फॉर्मेशन डज डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस? So DNA polymerase catalyzes the formation of the phosphodiester bonds between the nucleotides। ऑब्वियसली अगर हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो डीएनए रेप्लिकेट कैसे होगा? विद द न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। डीएनए का जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास होगा वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके हमारे पास डीएनए बनता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर ओवर हियर। Moving on with question 23 over here. Question 23 over here says that in the eukaryotes, the RNA molecules formed during the transcription are modified by the removal of the non-coding sequences। ठीक है, एक हमारे पास कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं और एक हमारे पास नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ द कोडिंग सीक्वेंसेस टू फॉर्म द एमआरएनए। व्हाट आर द कोडिंग सीक्वेंसेस आल्सो कॉल्ड? तो हमें पता है कि हमारे पास जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? कोडिंग सीक्वेंसेस आर नोन एज एक्सॉन्स। और इसी तरह हमारे पास जो इंट्रॉन्स होते हैं, जो अनकोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो इंट्रॉन्स हमारे पास क्या होंगे? इंट्रॉन्स हमारे पास अनकोडिंग सीक्वेंसेस होंगे। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक जो आई लर्न इन द टाइम ऑफ माय ए लेवल्स वाज कि हमारे पास जो ई है ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सप्रेसिंग को। ठीक है, इट represents a coding sequence। सही है, और आई रिप्रेजेंट करता है इंटरप्टिंग को, which means that it represents a uncoding sequence।
ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द अनकोडिंग सीक्वेंस ऑफ द जीन्स। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से यू कैन रिमेंबर इट, सो हेंस द आंसर ओवर हियर वुड बी ऑप्शन बी, एक्सॉन्स आर द कोडिंग सीक्वेंसेस, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन्होंने। On with question 24 over here, it says that which row correctly identifies sinks for sucrose transported by the mass flow in plants। अच्छा, हमारे पास जो mass flow होता है in the plants, it is from source टू सिंक। अब हमारे पास सोर्स क्या होता है, हमारे पास सोर्स इज द प्लेस वेयर द शुगर इज सिंथेसाइज, या फिर हमारे पास जहाँ पे सक्रोज सिंथेसाइज होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज द सोर्स। इसी तरह जो सिंक होता है, सिंक हमारे पास वो रीजन होता है इन द प्लांट्स वेयर द सक्रोज इज स्टोर्ड या फिर वेयर इट इज यूटिलाइज्ड। वेयर इट इज स्टोर्ड या फिर वेयर इट इज यूटिलाइज। सही है, तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ये लोग हमसे which row correctly identifies the sinks for the sucrose। सही है, तो sinks for the sucrose root storage organ, यस बिल्कुल, मैंने क्या बताया आपको कि सिंक में हमारे पास स्टोरेज होता है ग्रोइंग लीफ बड, बिल्कुल यहाँ पे सक्रोज की जरूरत होगी हमारे पास। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ग्रोइंग शूट टिप, बिल्कुल, वाई बिकॉज इट इज ग्रोइंग शूट टिप, तो हमारे पास इधर भी वी नीड सक्रोज। So hence our answer for this question 24 will be option A. Now let's have a look at question 25. Question 25 over here says that the diagram shows a transverse section through a transport tissue in a plant. अच्छा, which row correctly identifies the cell 1 and cell 2? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कंपेनियन सेल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने हमें फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट दिया हुआ है, इधर भी फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट दिया हुआ है एंड जाइलम वेसल एलिमेंट्स दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग जो है लेट्स लुक एट द डायग्राम एंड ट्राई टू फिगर आउट द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे यू गाइस कैन सी ओवर हियर इन दिस डायग्राम कि यहाँ पे हमारे पास परफोरेशन आ रही है। सही है, ये परफोरेशन हमारे पास किस में आती है, सीव प्लेट जो होती है हमारे पास परफोरेटेड होती है, दी सीव प्लेट ऑफ द फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट हमारे पास क्या होती है, परफोरेटेड होती है। तो इससे हम लोग इस बात का we can identify from the perforated sieve plate over here कि हमारे पास ये जो cell 2 है, this is the phloem sieve tube element। सही है, this is the phloem sieve tube element and we know कि हमारे पास phloem sieve tube element के neighboring cells जो है वो कौन से होते हैं, companion cells होते हैं। Alright everyone, so hence the answer for this question will be option A, cell 1 is the companion cell and cell 2 is the phloem sieve tube element, and we have identified the phloem sieve tube element by the perforations of the sieve plate. Alright, so now let's move on to question 26 over here. Question 26 over here says that which statement correctly describes the movement of solutes in the Simplast pathway। We know that हमारे पास जो movement of solutes होती है, movement of water होती है in the plants, it is by the Simplast pathway or it is by the Apoplast pathway। Simplast pathway में the movement is through the plasmodesmata and the cell membrane। ठीक है, the in the Simplast pathway the movement is through the प्लाज्मोडेस्माटा और दी सेल मेम्ब्रेन एंड दी सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है, इन इट द मूवमेंट इज थ्रू दी सेल वॉल ओवर हियर। Now in the question they are saying that which statement correctly describes the movement of solutes in the Simplast pathway। So let's read the statements one by one and try to figure out the correct statement। The movement of solutes through the plasmodesmata in the Simplast pathway is prevented in the endodermis by the suberin। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता that the movement of solutes through the plasmodesmata in the Simplast pathway is prevented in the endodermis by the suberin। जबकि क्या होता है हमारे पास जो एपोप्लास्ट, बेसिकली हमारे पास जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है, इट इज बेसिकली प्रिवेंटेड इन दी एंडोडर्मिस। ठीक है, एपोप्लास्ट पाथवे प्रिवेंट हो सकता है इन दी एंडोडर्मिस बट द सिम्प्लास्ट पाथवे कैन नॉट। The Simplast pathway transports the dissolved mineral ions from the soil that cannot be transported by the Apoplast pathway। अच्छा, अब ऐसा आई डोंट थिंक सो कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हाई, बिकॉज हमारे पास दोनों पाथवे हो रहे होते हैं, हमारे पास सिम्प्लास्ट पाथवे भी हो रहा होता है और एपोप्लास्ट पाथवे भी हो रहा होता है। सही है, सो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट है बट वी कैन क्रॉस दिस स्टेटमेंट क्योंकि ये इतने अच्छे से फिट नहीं कर रही है, सिम्प्लास्ट पाथवे की मूवमेंट हमें नहीं बता रही है सॉलिड्स की।
in a more effective way. हम और statements को देखते हैं. Plasmodesmata control the movement of solutes in the Sym-Plas pathway to the Apoplas pathway. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और बल्कि ये स्टेटमेंट जो है वो सेंस ही नहीं बना रही है कोई कि प्लाज्मोडेस्माटा कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम द सिम्प्लास्ट पाथवे टू द एपोप्लास्ट पाथवे. प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली हमारे पास होता है क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, राइट. जिसे अब मुझे बनाना नहीं आ रहा है इसको सही से. लेट मी ड्रॉ इट. अब आप लोग बस इसको समझ लें कि यहाँ पे सपोज करें ये प्लाज्मोडेस्माटा है, तो ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ही होती हैं. तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो है वो इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सॉलिड फ्रॉम सिम्प्लास्ट टू एपोप्लास्ट पाथवे. ठीक है, अब स्टेटमेंट ए देखते हैं. दी सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स रेगुलेट द सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स इन द सिम्प्लास्ट पाथवे. यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन होती है, it is the selectively permeable membrane, so it will regulate by the selective absorption of the solutes in the Sym-Plas pathway. So hence the correct option for question 26 over here is option A. ठीक है, cell surface membranes regulate the selective absorption of solutes into the Sym-Plas pathway. I hope that this MCQ is clear to all of you. Let's move on to question 27. Question 27 over here says that which statement helps to explain why water molecules are forced to move through the xylem vessel elements as a consequence of transpiration. We know that when the transpiration happens, तो हमारे पास एक phenomena होता है which is the transpiration pull. Right? Now they are asking the reason कि हमारे पास ऐसा क्यों होता है that the water molecules, they are saying that why explain करें हमारे पास कि विच स्टेटमेंट हमारे पास ये चीज एक्सप्लेन करी है दैट व्हाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव थ्रू द xylem vessel. नाउ वी नो कि हमारे पास जो वाटर ट्रेवल होता है अब द xylem vessel, इट इज ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन पुल. अगर हम इसको और एलैबोरेट करें तो वी कैन से दैट वाटर ट्रेवल्स अब द xylem vessel because of the cohesion tension and the adhesion, right. ये हम लोग ये forces हम लोग कह सकते हैं that these helps to move the water upwards. अब क्या होता है that there is a hydrogen bonding between the water molecules which allow the strong cohesive forces. cohesion क्या होता है जब हमारे पास water molecule एक और water molecule के साथ combine हो जाए, और adhesion हमारे पास क्या होता है जब एक water molecule किसी और सब्सटेंस के साथ जाके बाइंड हो जाए तो वो हमारे पास एडेशन होता है. वाटर मॉलिक्यूल अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड हो रहा है तो वो हमारे पास कोहेशन, कोहेशन हम उसे बोलते हैं एंड इट गिव्स अस द कोहेसिव फोर्सेस. तो हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन पुल होती है इट इज बेसिकली ड्यू टू द कोहेशन टेंशन एंड द एडहेशन फोर्सेस. और हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स वो हमारे पास इट अलाउज द स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस टू बी बिल्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. देन वी नो दैट फिर हम लोग इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं कि कोहेशन एंड एडहेशन creates the tension within the xylem that helps the water to move upwards in a continuous column. जो cohesive forces होते हैं और जो adhesive forces होती हैं they combine to create the tension within the xylem which helps to move the water upward. Now let's figure out the correct statement. अच्छा, statement 1 से start करते हैं हम लोग. statement 1 over here is saying that water molecules form hydrogen bonds with the cellulose in the wall of the xylem vessel elements. अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, that is cellulose found in the wall of the xylem vessel element? No, cellulose is not found, rather lignin is found in the wall of the xylem vessel element. सही है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट. इसी तरह हम लोग ये देख लेते हैं कि water has a high latent heat of vaporization and this prevents the evaporation of water in the xylem vessel element. ये कहीं से भी ये बात नहीं प्रिडिक्ट करवा रहा कि why the water is forced to move up through the xylem vessel. सही है, so statement D is also incorrect. इसी तरह let's look at statement C. It says that water molecules form ionic bonds which dissolve with the dissolved mineral ions which helps to keep the water molecules together in a continuous column. Not at all. This reason is also not explaining that why the water molecules are moving up the xylem vessel.
अब जो है स्टेटमेंट बी देख लेते हैं। स्टेटमेंट बी सेज दैट वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ प्रोसेस नोन एज कोहेशन। और हमारे पास ये कौन सी फोर्सेस जनरेट करती हैं? कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्सेस मिलके हमारे पास टेंशन क्रिएट करती हैं इन द जाइलम वेसल व्हिच हेल्प्स टू मूव द वाटर अप द जाइलम इन अ कंटीन्यूअस कॉलम। So hence the answer for question 27 over here is option B. Now let's move on to question 28. It says that the diagram shows the internal structure of the mammalian heart. Which letter identifies the location of the atrioventricular node? जो कि हमारे पास कौन सी नोड होती है? AVN। हमारे पास दो नोड्स होती हैं, एक हमारे पास SA नोड होती है राइट, और एक हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होती है जिसे हम AVN भी बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि विच लेटर विल आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द AVN। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की लोकेशन हमें इससे बतानी है। तो हमें पता है कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड हमारे पास होती कहाँ पे? इट इज प्रेजेंट इन द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम। तो हमारे पास इंटर एट्रियल सेप्टम है, सही है। वी कैन से दैट दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम ओवर हियर, और यहाँ पे हमारे पास atrioventricular node will be present. So option B is the correct answer for question 28. अच्छा, अब यहाँ पे we can also discuss कि हमारे पास ऐसे नोड कहाँ होगी। तो ऐसे नोड हमारे पास it is found near the entrance of the superior vena cava। यहाँ से हमारे पास जो superior vena cava आ रही होगी, it is basically found at the entrance of the superior vena cava। अगर if they have given the question to locate the atrioventricular node, so they can also give the question to locate the SA node। So we should also know that where the SA node is located in the heart। SA node is located near the या फिर we can say that SA node is located near the entrance of the superior vena cava। And vena cava, we all know from O levels that vena cava carries the deoxygenated blood। Now let's move on to question 29 over here. Question 29 over here says that the diagram shows the pressure changes in the left side of the heart during the cardiac cycle। What happens in the heart at X? ठीक है, what happens in the heart at X? अब यहाँ पे we can divide this whole cycle into three phases, सही है। एक हम लोग एट्रियल सिस्टोल, एक हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और एक हम लोग डायस्टोल में इसको क्या कर सकते हैं? वी कैन ब्रेक दिस साइकिल ओवर हियर। यहाँ पे ये जो मैंने लोकेट किया, दिस इज बेसिकली दी एट्रियल सिस्टोल। This over here is the ventricular systole, and then over here जो ये वाला जो हमारे पास पूरा रीजन है, it is basically the diastole। So अब आप लोग मुझे बताएं कि they are saying that what happens in the heart at X। तो X हमारे पास ये रहा X। तो यहाँ पे in X what is over here happening that atrial systole is ending and the ventricular systole is beginning। अब जब ventricles will be contracting तो हमें पता है that the atrioventricular valves या atrioventricular walls which are present between the atria and ventricle will close to prevent the backflow of the blood। ठीक है, prevent the backflow of the blood। So I think that we have got our answer over here that what happens in the heart at X, the atrioventricular walls close। Hence the answer to question 29 over here is option A, the atrioventricular walls close। I hope you got question 29. Let's now move on to question 30. Alright, so now let's move with question 30 over here. Question 30 over here says that which component of the blood are present in the tissue fluid? We know that what is the tissue fluid? Basically, the fluid which leaks out of the capillaries is known as the tissue fluid. Now, the components of the blood that are present in the tissue fluid can be phagocytes. Yes, phagocytes can be present in the tissue fluid. They can squeeze through the walls of the capillaries, right?
Phagocytes can squeeze through the wall of the capillaries. Proteins की जहाँ तक बात है, so only some proteins, जैसे कि for example small size proteins that can squeeze through the walls of the capillaries. ठीक है, walls of the capillaries किस तरह की होती हैं? Perforated होती हैं, right? उसमें holes होते हैं, इस तरह से होती हैं. तो if that small proteins which can cross, yeah, which can diffuse through these holes, so that proteins can be present in the tissue fluid. Some proteins can be present, not all the proteins. Like large proteins cannot be present in the tissue fluid. इसके अलावा we know that from the capillaries, the fluid which leaks contain the mineralized as well. So yes, sodium can also be found in the tissue fluid. So hence the answer for question 30 over here is option A. Phagocytes, some proteins and sodium ions all can be present in the tissue fluid. Now let's have a look at question 31 over here. Question 31 over here is saying that in the lungs, movement of dissolved carbon dioxide out of the capillaries occurs in one of the two ways, by diffusion through the endothelial cells of the capillary. सही है, ये हमारे पास for example capillary है, ठीक है. दिस इज द कैपिलरी ओवर और ये कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स है. सही है. अब यहाँ से यहाँ पे वी आर हैविंग दी एल्व्यूलस ओवर हियर, और एल्व्यूलस में हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं? वो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है. ठीक है, मैंने कुछ स्क्वेमस एपिथेलियम बनाने की कोशिश की है. बस आप लोग ये समझ जाएं कि यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं इन दी एल्व्यूलस. यहाँ पे जरा मैं कैपिलरी सही करके बना दूं, बिकॉज कैपिलरीज में परफोरेशंस भी होती हैं, होल्स होते हैं. ठीक है, तो ये अभी जरूरी है. एंड दिस इज द रेड ब्लड सेल ओवर हियर. ठीक है, अब ये लोग कह रहे हैं कि the movement of dissolved carbon dioxide can occur by the diffusion through the endothelial cells of the capillaries. एंडोथेलियल हमारे पास यहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं? these cells, जिससे हमारी जो कैपिलरी की वॉल है वो बनती है. इट इज नोन एज द एंडोथेलियल सेल. Now in statement 2 they are saying that by the leakage through the pores in the endothelial cells of the capillaries, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन लीकेज से भी जो है वो डिफ्यूज हो सकती है. राइट, नाउ दे आर सेइंग दैट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दैट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स in a red blood cell must cross a cell surface membrane to reach the air space in the alveolus. मतलब ये लोग बेसिकली इन्होंने हमें ये केस दिया है कि हमारे पास ये जो रेड ब्लड सेल है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देती हूँ. ये लोग हमसे कह रहे हैं यहाँ पे दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन दिस रेड ब्लड सेल. अब आप लोग हमें मिनिमम नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स बताएं, मिनिमम नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मस्ट क्रॉस इन ऑर्डर टू रीच द एल्वुलर स्पेस. सही है. सो व्हाट कैन हैपन के कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले तो इट विल मूव आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल. ठीक है, जब ये रेड ब्लड सेल से मूव आउट करेगा इट इज गोइंग टू क्रॉस वन मेम्ब्रेन. राइट, अच्छा, व्हेन इट विल गो एंड स्क्वीज थ्रू दी होल्स इन दी कैपिलरीज, और फिर वो हमारे पास चला जाएगा किधर? एल्वुलस में इंटर होने के लिए. अब एल्वुलस में हमारे पास जो सेल्स होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स, ठीक है, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, इसने एक मेम्ब्रेन क्रॉस की कार्बन डाइऑक्साइड ने, देन इट इंटर्स इनटू दी squamous epithelium of the alveolus, and then the carbon dioxide cross another membrane of the same squamous epithelium cell and then enter into the free space of the alveolus. तो हमारे पास कितनी मेम्ब्रेन्स यहाँ पे क्रॉस हुई हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 मेम्ब्रेन्स क्रॉस हुई हैं. हेंस द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी, 3 मेम्ब्रेन्स. Let's now have a look at question 32 over here. Question 32 is also from the chapter of gaseous exchange. Let's look at question 32. It says that what maintains the steep concentration gradients needed for successful gas exchange in the lung? अच्छा, alright everyone, अब इधर जो है वो लोग कह रहे हैं that which statements are correct
फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कौन सी जो स्टेटमेंट्स है, इट गिव्स द रीजंस कि हम लोग किस तरह से स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन कर सकते हैं फॉर द गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। स्टेटमेंट वन देखते हैं। स्टेटमेंट वन सेज एयर फ्लो इन द एल्वियोलाई इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज। नो, ऐसा तो नहीं होता हमारे पास, क्योंकि एयर फ्लो हमारे पास एल्वियोलाई में या तो यूं होता है या फिर हमारे पास इन होता है या फिर आउट होता है, और कैपिलरीज में हमारे पास यहाँ से ब्लड इस तरफ मूव कर रहा होता है, राइट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास आ रहा होता है कैपिलरीज में, सही है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लेट्स नाउ लुक एट स्टेटमेंट टू ओवर हियर। स्टेटमेंट टू ओवर हियर सेज दैट ब्लड अराइव्स इन द लंग्स with a lower oxygen concentration and a higher carbon dioxide concentration than the air in the alveoli. Yes, this is correct। हमारे पास जो blood आ रहा होता है, blood which is arriving in the lungs, वो हमारे पास कौन सा blood होता है? Deoxygenated blood होता है। And we know कि deoxygenated blood is lower in the oxygen concentration, right? And higher in the carbon dioxide concentration. Now let's look at statement 3 as well. Statement 3 यहाँ पे हमें क्या कह रही है? That blood is constantly flowing through and out of the lungs, bringing a fresh supply of red blood cells. Yes, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, राइट। यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं ये लोग एल्वियलस में, और ये रेड ब्लड सेल्स फ्री हो जाते हैं और फिर यहाँ पे आके ऑक्सीजन आ जाता है रेड ब्लड सेल्स में। तो ये तो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। Hence, the answer to this question 32 is option D, 2 and 3 only. Let's now have a look at question 32 over here. Question 32 over here says that where is the cartilage tissue always found in the human gas exchange system? आप लोग मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं ऑन दी गैस एक्सचेंज, जो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। यू गाइस कैन सी दैट दोस वीडियोस इज वेल, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कार्टिलेज वाले कॉन्सेप्ट को। वी नो कि हमारे पास जो कार्टिलेज होता है, इट इज फाउंड इन दी ट्रैकिया। ट्रैकिया में हमारे पास सी शेप कार्टिलेज होता है, ब्रोंकाई, ठीक है, या फिर ब्रोंकस ब्रोंकस और या फिर ब्रोंकाई प्लूरल है हमारे पास। इसमें हमारे पास इरेगुलर कार्टिलेज होता है, ठीक है, इरेगुलर प्लेट्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। और जो ब्रोंक्यूल्स हैं, इट डज नॉट हैव एनी कार्टिलेज, सही है। So cartilage tissues always found in the human gas exchange system in the bronchi and the trachea, which is option D. Let's now move on with question 34 over here. Question 34 is a lengthy question. Let's read it. Scientists compared the density of goblet cells in the lungs and the density of mucus in the lungs of three groups of people. फर्स्ट ग्रुप हमारे पास कौन सा है यहाँ पे? पीपल हु डू नॉट स्मोक एंड डू नॉट हैव अ लंग डिजीज, पीपल हु स्मोक टोबैको बट डू नॉट हैव अ लंग डिजीज, पीपल हु स्मोक टोबैको एंड हैव अ लंग डिजीज। सही है। यहाँ पे हमें जो है वो चार्ट दे दिया नॉन स्मोकर्स का, स्मोकर्स हु डू नॉट हैव अ लंग डिजीज वाला एंड smokers with lung disease wala. What is indicated by these data? There is a positive relationship between the density of the goblet cells and the density of the mucus. अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर गॉबलेट सेल 19 है, ठीक है, फिर 37 और फिर 54 है, ठीक है। अगर गॉबलेट सेल हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या उसी के साथ साथ म्यूकस की डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे यस इंक्रीज, फिर यहाँ पे इंक्रीज कर रही है और फिर 26 इंक्रीज कर रही है, राइट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गॉबलेट सेल्स रिलीज दी म्यूकस, सो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर, सही है। Now let's look at the statement 2 over here. Statement 2 देख लेते हैं। Statement 2 says that lung disease results in an increase in goblet cell density. नहीं, ऐसा नहीं होता कि lung disease results in an increase in goblet cell density, क्योंकि आप लोग इधर देखें, if you look at over here, तो यहाँ पे हमारे पास smokers who do not have a lung disease, उसमें सबसे ज्यादा highest
स्मोकर्स हु डू नॉट हैव अ लंग डिजीज, उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा गॉबलेट सेल डेंसिटी है, ठीक है। तो इसमें डू नॉट हैव अ लंग डिजीज है, सो लंग डिजीज की वजह से जो है वो गॉबलेट सेल डेंसिटी नहीं इंक्रीज हो रही एज पर द डाटा गिवन, सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। Now let's look at statement 3. It says that there is an association between tobacco smoking and an increase in the mucus density. तो ये mucus density वाला चार्ट देख लेते हैं। There is an association between tobacco smoking and an increase in the mucus density. बिल्कुल ऐसा है। Why? Because non-smokers में आप लोग देखें, non-smokers में mucus density कम है, पर जो smokers हैं हमारे पास उनमें relatively mucus density ज़्यादा है, तो it means that it has some relation with it, right? So 1 and 3 are the correct statements over here. Hence the answer to question 34 over here is option C, 1 and 3 only. I hope that this MCQ is clear to all of you. Let's now move on to the other MCQ. Alright, so now let's move on to question 35 over here. Question 35 over here says that which disease does Mycobacterium bovis causes? अच्छा, let's discuss कि cholera जो हमारे पास disease है, it is caused by Vibrio cholerae. विब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया, ठीक है। HIV एड्स हमें पता है कि HIV इज अ वायरस, सही है। मलेरिया मलेरिया का जो हमारे पास पैथोजन होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम, राइट। और इसका वेक्टर क्या होता है मलेरिया का? अगर हम वेक्टर पूछे मलेरिया का वेक्टर क्या होता है? पैथोजन तो हमें पता है प्लाज्मोडियम होता है, बट द वेक्टर फॉर द मलेरिया इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस mosquito. So the right answer over here is TB, tuberculosis. It is caused by the Mycobacterium bovis. So yes, so the correct answer to question 35 is option D. Question 36 over here. It is saying that an antibiotic inhibits the formation of cross links between the molecules that form the cell walls in the bacteria. सही है, ऑल राइट। मे बी ये लोग पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं, बिकॉज पेनिसिलिन की जो एंटीबायोटिक होती है इट इंटरप्ट्स द सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई बैक्टीरिया आर किल्ड बाय द एंटीबायोटिक? सही है, स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। दी बैक्टीरियल सेल इज डिस्ट्रॉयड बाय ऑस्मोटिक लाइसिस। यस, ऑब्वियसली जब अगर हमारे पास सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होगी, बिकॉज ऑफ दैट एंटीबायोटिक हमारे पास जो है वो सेल वॉल इज नॉट देयर। सो वी नो कि सेल मेम्ब्रेन अगर हमारे पास होती है तो सेल कैन बर्स्ट, ऑस्मोटिक लाइसिस हो सकता है हमारे पास। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इट सेज दैट सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अच्छा, आप हमें पता है कि जो हमारे पास सेल वॉल होती है ऑफ द बैक्टीरियल सेल, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, राइट। इट इज नॉट मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। हमारे पास स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसी तरह से स्टेटमेंट 3 की तरफ मूव करते हैं। इट सेज दैट द सेल वॉल इज नो लॉन्गर पार्शियली परमिएबल। सेल वॉल तो वैसे ही हमारे पास पार्शियली परमिएबल नहीं होती, इट इज फ्रीली परमिएबल, राइट। हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज पार्शियली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल हम लोग कह सकते हैं। सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हेंस द आंसर टू क्वेश्चन 36 इज ऑप्शन सी, 1 only. All right, so now let's move on with question 37 over here. Question 37 over here says that scientists investigated the effect of increasing concentration of an antibiotic on the development of antibiotic resistance in bacteria. The scientists grew 4 groups of bacteria and added a different concentration of antibiotic to each group. The number of resistant bacteria and the total population of the bacteria were measured at intervals for 24 hours of each group. The graph shows the result. अच्छा ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 0 कंसेंट्रेशन है एंटीबायोटिक की, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 215 है, एंड देयर इज 600। ठीक है, हमें पता है कि जैसे जैसे वी आर इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक, तो हमारे पास जो डिफरेंस है
बिटवीन द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंड द नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, वो हमारे पास आप लोग देख रहे हैं कि इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ये हमारे पास जो पूरा हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, और रेजिस्टेंट वाली जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास डॉटेड लाइंस है, ठीक है। सो टोटल पॉपुलेशन में और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की जो पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंस जो है वो हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है एज वी आर इंक्रीजिंग दी concentration of the antibiotic. अच्छा ठीक है, now let's look at the statements one by one. They are saying that which statement are correct conclusions that can be made from the results of this investigation. ठीक है, using the results of this investigation, अपनी तरफ से हमें assume नहीं करना, we are going to look at the results of the above given investigations और फिर हमें जो है वो conclude करना है कि कौन सी statement is correct, right? अच्छा, question statement वन देख लेते हैं। स्टेटमेंट वन कह रहा है यहाँ पे इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स डिक्रीजेस द पॉपुलेशन ऑफ द नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ द 24 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे वी कैन सी दैट एज वी आर इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक, तो हमारे पास जो डिफरेंस है बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड द रेजिस्टेंट पॉपुलेशन वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। इसका क्या मतलब है हमारे पास कि हमारे पास जो नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है। सो हेंस दी स्टेटमेंट वन ओवर हियर इज करेक्ट, ठीक है। इसी तरह से नाउ लेट्स लुक एट स्टेटमेंट टू। इट सेज दैट द प्रोपोर्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन से उसे कंपेयर करना शुरू करें तो हमें पता है कि डिफरेंस कितना डिक्रीज हो रहा है, राइट। हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन और रेजिस्टेंट पॉपुलेशन है उसका डिफरेंस कितना डिक्रीज हो रहा है। इट मीन कि हमारे पास जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हैं वो हमारे पास ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर। सो स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट थ्री देख लेते हैं। इट सेज दैट इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक विल ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। अब इस तरह का कोई केस हमें ऊपर नहीं दिख रहा कि ऑलवेज हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है। एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन आती है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि एक जनरेशन के बाद अगर दूसरी जनरेशन आए तो उसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाए, ठीक है। सो इट ऑलवेज टेक टाइम। तो ये हम लोग स्टेटमेंट थ्री इज नॉट कंक्लूसिव, ठीक है, ये हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते फ्रॉम द अबव गिवन रिजल्ट्स। So hence the answer to this question is option B, 1 and 2 only. Let's now move on to question 38 over here. Question 38 over here says that what is the correct sequence of events in the primary immune response? अच्छा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे पास सबसे पहले ही तो हमारे पास टी सेल्स नहीं आएंगे, ठीक है, दे विल कम लेटर ऑन। ये नहीं है कि हमारे पास जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो शुरू ही टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन से हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंट करेगा बाय दी मैक्रोफेज, ठीक है। कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल फॉरेन बॉडी एंटर हुई, ठीक है, उसके एंटीजेंस को मैक्रोफेज क्या करेगा कि मैक्रोफेज, वी नो दैट मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है। सपोज करो एक बैक्टीरिया है उसके ऊपर एंटीजेंस लगे हुए हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसके ऊपर एंटीजन लगे हुए हैं। व्हाट इज द मैक्रोफेज गोइंग टू डू इज दैट मैक्रोफेज इस बैक्टीरिया को, इस फॉरेन पार्टिकल को लाइस करेगा और अपने ऊपर जो है वो एंटीजन लगा देगा, बिकॉज मैक्रोफेज इज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय द मैक्रोफेज हो जाएगी, फिर साइटोकाइंस विल बी रिलीज बाय द टी हेल्पर सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि हमारे पास एंटीजेंस लगे ऑन दी मैक्रोफेज, ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हुआ, ठीक है, टी हेल्पर सेल ने साइटोकाइंस को रिलीज किया, ठीक है। साइटोकाइंस को रिलीज करने के बाद हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट्स है वो भी एक्टिव हो गए, उनको पता चला कि यस हमारे पास एक फॉरेन बॉडी है, वी नीड टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस फॉरेन एंटीजन। तो हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स भी डिफरेंशिएट होने लग गया है। डिफरेंशिएट हो गए बी लिम्फोसाइट्स क्या क्या बनाएंगे हमारे पास प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स फर्दर डिवाइड होके क्या बनाएंगे, प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज, सही है। प्लाज्मा सेल क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे। इसी तरह अगर मेरे पास लेक्चर में यहाँ पे कहीं पे हो सो आई कैन टेल यू यस, ये रहा प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैंने जो मेरे टॉपिकल पास पेपर है इम्यूनिटी के, वहां पे मैंने ये सब चीजें डिस्कस की हुई हैं।
बैक्टीरिया एंटीजन क्या हुआ, बैक्टीरिया एंटीजन बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक क्लोन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स एंड एक्टिवेट्स दैट क्लोन, इसको क्लोनल सिलेक्शन हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैक्रोफेज ने एंटीजन प्रेजेंट किया, राइट, तो जो मैक्रोफेज ने एंटीजन प्रेजेंट किया है वो बी लिम्फोसाइट्स के साथ जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा और बी लिम्फोसाइट्स के क्लोन को एक्टिवेट कर देगा। फिर जो बी लिम्फोसाइट का क्लोन है वो एक्टिवेट होगा और वो डिवाइड होगा, ठीक है। फिर some B lymphocytes are going to differentiate into plasma cells and some are going to differentiate into the memory cells. जो प्लाज्मा सेल्स होंगे दे आर गोइंग टू सिक्रीट दी एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी बैक्टीरियल एंटीजन, ठीक है। एंड जो मेमोरी सेल्स होंगे दे आर द बेसिस ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, मींस दैट दे आर गोइंग टू circulate in the blood and are helpful in the secondary immune response। तो ये secondary immune response क्या होता है, जब हमारे पास second time वही एंटीजन बॉडी में वापस इंटर हुआ। So hence the answer over here for this question 38 is option B। एंटीजन प्रेजेंटेशन होगी पहले by the macrophage, फिर cytokines रिलीज होंगे by the T helper cells and then the B lymphocytes will be differentiated। तो B lymphocyte differentiate किस किस में होंगे, प्लाज्मा सेल्स में और memory cells में। Plasma cells are further going to produce the antibody। So I hope that this MCQ is clear to all of you। All right, so now let's move on to question 39, the second last question of this whole yearly past paper of May-June 2024. It says that which statement about the properties of antigen binding sites in different antibody molecules is correct। तो ये अब बेसिकली हमें पता है कि हमारे पास जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं दे आर वेरिएबल रीजन्स ऑफ द एंटीबॉडी, राइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर द वेरिएबल रीजन्स ऑफ द एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीबॉडी का मैं स्ट्रक्चर भी मेरे नोट्स में होगा यहाँ पे। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारे पास एंटीबॉडी का हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, अगर हम इसकी प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करें, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन बेसिकली। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 लाइट चेन होती हैं इसमें और 2 हैवी चेन्स होती हैं। अब यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमारे पास लाइट चेन्स ये वाली हैं, ठीक है, और हैवी चेन्स कौन सी वाली हैं, ये वाली हैवी चेन्स है, सही है। अच्छा, अब एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ये जो हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, यू गाइस कैन सी ओवर हियर, दीज आर दी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ये हमारे पास क्या होती हैं, दे आर दी वेरिएबल रीजन, सही है। दिस इज दी हिंज रीजन ओवर हियर, जो कि हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू क्या है, अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। हिंज रीजन, हिंज रीजन ये वाला रीजन है, सही है, दिस इज द हिंज रीजन। और सॉरी मैंने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक क्या कर दी है कि हिंज रीजन हमारे पास ये वाला रीजन होता है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने इसका फंक्शन भी लिखा हुआ है, क्या है कि हिंज रीजन गिव्स मॉलिक्यूल सम फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ताकि जो है वो दो जो एंटीजेंस हैं वो उनसे सही से कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है बेसिकली ये क्या करता है, दिस होल्ड्स दी हैवी चेन्स टुगेदर, दिस हेल्प्स टू होल्ड दी हैवी चेन्स टुगेदर, सही है। हमारे पास ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं ये वेरिएबल रीजन होती है ऑफ द एंटीबॉडी, ठीक है। सो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी, दे हैव वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस फॉर डिफरेंट एंटीजन, सही है। I hope that this MCQ is clear to all of you। Let's now move on to the last MCQ of this worksheet of this yearly past paper, which is question 40. It says that the diagram shows a stage in monoclonal antibody production, X plus cancer cell to produce the hybridoma cells. What is represented by X? ऑल राइट, सो मैं अपने नोट्स को यहाँ पे रेफर कर लेती हूँ। मैंने अपने यहाँ पे नोट्स में ये चीज लिखी हुई है दैट व्हाट आर दी स्टेप्स टू सिंथेसाइज दी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के सिंथेसाइज के स्टेप्स में यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर ए लेवल्स एज वेल, इन योर लेक्चर्स एज वेल, कि हमारे पास जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं जब वो माइलोमा सेल्स के साथ कंबाइन होते हैं सो दे प्रोड्यूस दी हाइब्रिडोमा सेल्स। और जो माइलोमा सेल्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स होते हैं, ठीक है। माइलोमा सेल्स हमारे पास कैंसरस सेल्स होते हैं, तो ये या तो कैंसरस सेल्स लिख सकते हैं या फिर ये हमारे पास क्या लिख सकते हैं, माइलोमा सेल्स लिख सकते हैं। माइलोमा सेल्स कंबाइन विद द प्लाज्मा सेल्स, सही है, प्लाज्मा सेल्स टू मेक द हाइब्रिडोमा सेल्स।
ठीक है। सो हमारे पास प्लाज्मा सेल्स, अच्छा प्लाज्मा सेल्स हमारे पास किससे ड्राइव होते हैं? प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को ये चीज ऊपर भी बताई थी कि हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट्स हैं बेसिकली दे डिवाइड इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड दी मेमोरी सेल्स। सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी ओवर हियर, बी lymphocytes. So that was the whole solution of the May-June 2024 paper 1-2. I hope that you guys understood each and every question. In case you don't understand any question, do leave it in the comment section below. I will try to elaborate it inshallah. Also do tell me that which year you want me to solve next. We are then going to look at that year. Also, if you guys like the video solution of this past paper, do share it with your friends who may find it useful. Thank you so much everyone for joining in. Take care. See you next time.